डॉलर या डॉलर की अवेलेबिलिटी पे आपकी करेंसी डिपेंड करती है। तो हम पहले देखते हैं कि कॉजेज इसके क्या हैं, कॉजेज ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन। सबसे पहला तो आपके हैं डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट? आपके करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट को बिल्कुल लेमैन कांसेप्ट देखें तो आपका डॉलर जो कंट्री में आ रहा है और जो कंट्री में जा रहा है उसके बैलेंस को देखते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है? जब आपकी कंट्री में डॉलर कम आए और जा ज्यादा आए। ये बैलेंस नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहा जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट कि हमारा कंट्री में डॉलर कम रहा है, डॉलर इनफ्लो कम है और डॉलर आउटफ्लक्स ज्यादा है। डॉलर का आउटफ्लक्स मोर देन डॉलर्स इनफ्लो। क्यों? मेजर कॉजेस। डॉलर की वैल्यू आपकी तब गिरे कि हम सिर्फ डॉलर को एक ऐसा स्टैंडर्ड लेके चलते हैं ताकि वो हम समझ सकें। फिर आपके पास फॉरेन करेंसी की आउटफ्लो ज्यादा है, आ कम रही है। सबसे पहली कॉज क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहली कॉज है जी वो है जी ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, आपने चीजें इंपोर्ट करनी है, इंटरनेशनल करेंसी में करनी है। आपकी इंपोर्टेशन इंपोर्ट्स फिस्कल ईयर, ये इकोनॉमिक सर्वे के हैं, फिस्कल ईयर 2000 डेफिसिट का मतलब होता है कि मतलब कमी हो सारा कम होना। अब फिस्कल ईयर तो होता है जून से जून, जून 2021 से जून 2022, ये फिस्कल ईयर है आपका जब नया बजट आता है। इस फिस्कल ईयर की अगर बात करें, आपकी ट्रेड जो इंपोर्ट्स थी वो आपकी थी तकरीबन 60 बिलियन यूएस डॉलर और आपकी एक्सपोर्ट्स जो थी वो स्टैंड करती थी 30 बिलियन यूएस डॉलर। 30 का फर्क है। तो आपने 60 बिलियन दिया, आया 30, तो डेफिसिट कितना हुआ? 30। तो 30 सर फिजिकल ईयर के बारे में बताएंगे कि इसका मतलब क्या सीन होता है? फिस्कल ईयर ना एक इकोनॉमिक ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है आपका ना, एक फिस्कल ईयर। फिर जून से जून तक जब आपका नया बजट आता है, एक वो कंट्री का देखा जाता है, उसकी परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जून से जून तक देखी जाती है। जनवरी से दिसंबर तक जो बजट बना हुआ है जून में तो होगा नेक्स्ट जून में दोबारा है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट आपका 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। सबसे पहला तो ये रीजन है ट्रेड डेफिसिट। अगर एक और रीजन देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट, आपने डेब्ट सर्विसिंग भी करनी है। आप डॉलर उधर भी दे रहे, आपने डेब्ट सर्विसिंग भी करनी है। अब आपने डेब्ट लिया डॉलर्स में तो पे भी डॉलर्स में करें। जैसे इनडायरेक्ट कंट्रोल का भी यही बैकफायर करता है अल्टीमेटली कि डेब्ट बढ़ता जा रहा है तो उसकी पेमेंट्स भी बढ़ेगी, आपकी कंट्री पहले ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सबसे मेजर चीज आपका डेब्ट सर्विसिंग में लगता है। डेब्ट सर्विसिंग, आपका डेब्ट अब जीडीपी से बढ़ गया, आपकी कंट्री का टोटल जीडीपी 260 या 250 इसके राउंड अबाउट है, 250 बिलियन यूएस डॉलर, उससे ज्यादा हमारा डेब्ट है। अब आप क्या करते हो? डेब्ट प्रीपेमेंट को देखेंगे, आपके पास रुपये है, जीडीपी जो होता है कि हम एनुअली जीडीपी जो कैलकुलेट होता है नहीं, जनरेट नहीं करते। ये टोटल आपकी कंट्री में हर बंदे की वर्थ कितनी है, प्रॉपर्टी वैल्यू, हर चीज डाल के, इंडस्ट्रियल वैल्यू, इनकम बंदे की, टोटल जितने भी आपके हैं सबको ऐड करके ये बनता है, सबको ऐड करके जीडीपी बनता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो तरह के होते हैं, नॉमिनल, एक पीपीपी। सर ये नॉमिनल पीपीपी नॉमिनल में ना आपका वो लोग गिने जाते हैं जो कंट्री में हो, पीपीपी में वो लोग वो भी गिने जाते हैं आपके सिटीजन बाहर भी हैं, ओवरसीज भी। ये थोड़ी सी समझिए मैं दोबारा एक बार ओके, आपके कहने का मतलब है जितनी चीज है हमारा पूरा पाकिस्तान देश है ये हाँ, ये इतना बनता है,
ये वैल्यू है आपकी कंट्री की, यूएस की 26 ट्रिलियन है। अब जीडीपी को अगर देखें, डेब्ट सर्विसिंग, आपकी आपने क्या किया, आपकी रेवेन्यू जनरेट होता है रुपी में, गवर्नमेंट के पास, आपके पास आया रुपी, लेकिन आपने डेब्ट किस में देना है, डॉलर। अब रुपी को वो कन्वर्ट करते हैं किस में, डॉलर में, और डॉलर्स, फिर वो डॉलर्स को आगे डेब्ट पे कर देते हैं। अब इशू क्या होता है, बेसिक इशू क्या है कि आपका बेसिक इशू क्या है कि जब रुपी कन्वर्टेड इनटू डॉलर आपने डेब्ट पे कर दिया, अब मसला क्या आता है, आपका डॉलर ऑटोमेटिकली मार्केट से या कंट्री से, फॉरेन रिजर्व से कम होगा, तो रुपी, आप रुपी वो दे के आप डॉलर ले रहे हो ना, स्टेट बैंक से डॉलर ले रहे हो और फिर डेब्ट दे रहे हो, रुपी बढ़ रहा है, डॉलर कम हो रहा है, क्या होगी, आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी। अब देखिए हम कर्जा दे कितना देंगे, आपका करंट जो बना था बजट फिस्कल ईयर 22-23 का, फिस्कल ईयर 22-23 में अगर देखें, ये जो अभी अगले साल का बजट बना है, इसमें आपके बजट में तकरीबन 38% आपका जो बजट है उसको आप डेब्ट सर्विसिंग के लिए रख देते हैं। 4.7 ट्रिलियन रुपीस, ये आपने डेब्ट सर्विसिंग करनी है इस साल। इतना हमें देना है कर्जा, कर्जा की किस्त, कर्जा नहीं, इस साल देना है ये किस्त, इस साल की सिर्फ 4 ट्रिलियन की किस्त है, 4.7 ट्रिलियन रुपीस। तो सर इस टोटल कितना है हमारे, चलो डॉलर्स में देखें तो 260 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये हम रुपीस में देखिए, ये हम रुपीस में देंगे। अब ये रुपी ज्यादा हो, ये रुपी उसने देने स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक से डॉलर लेने हैं, उसका हमारे रुपीस में तो ये बहुत ज्यादा है, ट्रिलियन में चला गया वैसे बिलियन यूएस तो इतना डेब्ट सर्विसिंग हम एवरेज पे 38% अपना बजट का डेब्ट के लिए रख देते हैं। डेब्ट जैसे इमरान खान की टोटल टेन्योर में 3.8 बिलियन आपने उतारा है कर्जा, 3.8 बिलियन 3 साल में, ठीक है, 3.8 बिलियन डॉलर्स दे, इतने दे कोविड के दौरान वो दिया वो है। अब ये दो कॉजेज हैं, मेजर कॉजेज है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन डॉलर का सोर्स और क्या क्या सोर्सेज होते हैं डॉलर के, एफडीए सर देखो सर, जैसे इमरान खान के दौर में कहते हैं कि इंडिपेंडेंस से लेके उससे पास लेके 58 में हमें सबसे पहले कर्जा दिया जून के दौर में, उससे लेके अभी तक सबसे ज्यादा कर्जा इमरान खान ने लिया। तो सर फिर इमरान खान इतना कर्जा दिया तो फिर वो सीन क्यों नहीं हुआ, जैसे इंडायरेक्ट जैसे वो कहते थे कर्जे डॉलर ऊपर क्यों नहीं चला गया, कर्जे की ना वैल्यू बढ़ गई, ये मैं बताता हूं, कर्जा इतना नहीं बढ़ा, कर्जे की वैल्यू बढ़ गई। क्या कर्जे की वैल्यू कैसे बढ़ती है, मैंने आपको बताया था कि डॉलर में आपने पेमेंट करनी है, आपने अगर 100 रुपए का डॉलर है, 100 डॉलर आपने पे करना है तो आप 10,000 रुपया दोगे। अब आपका डॉलर 230 पे चला जाता है तो आप 100 डॉलर ही कर्जा है तो आप 23,000 दोगे, कर्जा उतना ही रहा, लेकिन हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी क्योंकि इंडायरेक्ट कंट्रोल लिफ्ट कर लिया। जब करेंसी डिवैल्यू होगी तो आपके ऑटोमेटिकली कर्जा भी बढ़ जाएगा। सर कर्जा तो बढ़ जाएगा, पर ये कहते हैं कर्जा लिया बहुत ज्यादा, ये नहीं, वो मैनिपुलेशन होती है, ये चीजें काफी फैक्ट्स पे जाते हैं कि लिया कितना, आया कितना, मांगना और चीज होती है। अब कर्जा ये भी तो गए सारी कंट्रीज के पास हेल्प के लिए कि हम हेल्प करो, इसलिए नहीं, लेकिन जब इंसेंटिव्स देते हैं आप तो तब आपकी एनआरओ ये वो इशू करना इंडायरेक्ट कंट्रोल एक रखना चाहिए था ना, नहीं ना, आपका डेब्ट बढ़ता रहता है। ठीक है लेकिन चलें चल तो रहा है, लेकिन ये डेब्ट ना होता, फिर देना पड़ेगा, डेब्ट ना होता तो हमारा बजट डेफिसिट ना होता, बजट डेब्ट लेना पड़ता तो हम अपनी करेंसी कंट्री में सेल्फ सफिशिएंट होते। लेकिन ये अगर वो चलता रहता, वो जो जैसे चाह रहा था निजाम, तो इन्फ्लेशन थे बढ़ता रहता, ना, डेब्ट तो बढ़ता जाता हर साल डेब्ट वापस इसे करना है। आपने ना पता बात है, ऐसे ही कर्जा मांग रहे हैं। लेकिन मैं क्या है कि
तो आवाम जो है तब से वो तो किसी जा रही है ना, डेट तो चलते ही रहना, चलते ही रहना। नहीं तो फिर पैसे वापस भी तो करने होते हैं। वो तो हर साल जा रहे थे कहीं क्योंकि नहीं, अब ज्यादा होता है तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स भी बढ़ जाती है ना। अब इतनी इंस्टॉलमेंट है, इतना हमारा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू हमारा इतना है जितना हम कर्जे के लिए दे रहे हैं अभी। हमारी कंट्री इतना ही पैदा कर सकती है। अच्छा, ये हटाने इनडायरेक्ट कंट्रोल हटाने की वजह से भी तो करना चाहता हूं, लाइक इन्फ्लेशन बढ़ी है, डॉलर की प्राइस ऊपर गई है। बच्चे ये ना एक ना एक दिन तो इनडायरेक्ट करना हटाना ही पड़ता है। रूल ही ऐसा है कि आपने फ्लोट करने दें। उन्होंने तो साहब का की कसूर है जो काम है और क्या साहब पंगा लेते हैं, सबर करना। अब देखिए इनडायरेक्ट कंट्रोल अगर वो रखता ना, कर्जा बढ़ता रहता। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि कर्जे की आपकी पेमेंट्स बढ़ जाती है, फिर तो आपके कर्जे की इंस्टॉलमेंट आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी। प्रधानमंत्री को भी कर्जा बढ़ा है, उस तरह भी कर्जा बढ़ रहा था, इस तरह छोड़ के भी जब ऊपर गया डॉलर तो कर्जा फिर भी बढ़ा। इस दफा रिकॉर्ड हुआ है हमारा जो कलेक्शन 9 ट्रिलियन पे गई, लेकिन उसमें से हमने एनएफसी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, जब वो आपकी हिस्ट्री के बाद ही होता है। तो उसमें अगर देखें तो आपका सीधा 57.5% चला जाता है प्रोविंसेस का। ऐसे ही कर्जा तो किसने देना है? सेंटर 42.5% उसका, यानी कि इससे भी कम है 42 में से भी। अच्छा, बजट का 55% जा रहा है प्रोविंसेस को, 57.5। 57 और पीछे जो रहा है उसमें से 38 जा रहा है डेट को, हाँ उसमें से जा रहा है पीछे, बिल्कुल ऐसा ही। सर जो बाकी पीछे रह गया है, वो बाकी उधर बाकी इत्तेहाद भी आ जा रहा है। कैंटोनमेंट वो भी वो एनएफसी हमने बड़े डिटेल से करना होगा, पार्ट ऑफ सिलेबस है। कभी पढ़े नहीं इंटरनेशनल फिनांस 7th एनएफसी वार्ड आपके सिलेबस में लिखा हुआ वो 2010 वाला। मोटा है। अच्छा, फर्स्ट तो आ गया करंट अकाउंट डेफिसिट। सेकंड आपकी नहीं और सोर्सेज देखें, एक एफडीआई है, दूसरा क्या सोर्स है फॉरेन करेंसी का, एक और भी है रेमिटेंसेस है, ओवरसीज जो भेज रहे हैं और तीसरा टूरिज्म। टूरिज्म। ये एफडीआई का कम होना और टूरिज्म का कम होना इंटरलिंक्ड है, दोनों हमारी सॉफ्ट इमेज की पे डिपेंड करते हैं। अच्छी इमेज है, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी है तो हम एफडीआई को सेपरेट कर लेते हैं। हमारी कॉलेज कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट नो एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि बाहर की इंडस्ट्री है, उसने अपने करेंसी में पैसे वो दिए और अब रुपये में लेके पेमेंट्स करता है, तो आपके ऑटोमेटिकली फॉरेन करेंसी बढ़ी। एफडीआई अब हमारे में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी सॉफ्ट इमेज डिटेरियोरेटेड है। सॉफ्ट इमेज डैमेज्ड है। अब वो डैमेज क्यों हुई? सबसे पहले तो देखें हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली आती है आपकी टूरिज्म से। नहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया आपकी कंट्री में, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो सर ये और कुछ नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे आप एक्सप्लेन करने का कि सॉफ्ट इमेज हमारा डैमेज हो से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो एक और भी काफी रीजन है। सॉफ्ट इमेज डैमेज है पाकिस्तान में। एक तो एक टेररिस्ट आउटफिट का, टेररिज्म का एक टाइटल आ गया, सुसाइड बॉम्बिंग का एक टाइटल आ गया, इनसिक्योर कंट्री ये वो। फिर सेकंड आपका सुसाइड बॉम्बिंग के बाद श्रीलंकन टीम इंसिडेंट होता है, वो भी सुसाइड बॉम्ब। तो आपका क्रिकेट टीम इनकी भी है, आपकी सॉफ्ट इमेज काफी डैमेज। जब भी आप बाहर किसी से डिस्कस करते थे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का वो नाम लिंक करते थे टेररिज्म के साथ, एपीएस अटैक ये वो। एक तो ये होता है कि आपकी कंट्री का नाम लिंक किया जाता है टेररिज्म के साथ। लोगों ने ऐसी बातें कभी देखी थी कि तो पाकिस्तान, the name of Pakistan is synonymous with the terrorism terrorist became synonym ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाती ये? नहीं, एक डिफेक्ट नहीं, आप तो रियलिटी बता रहे हो। ये तो रियलिटी नहीं, ये तो पेपर्स में आती है, बुक्स में आती है। बन गया ना, अभी नहीं बन गया था।
अच्छा, फिर आपकी सॉफ्ट इमेज एक और चीज से डैमेज होती है। जिम्बाब्वे से आके हमारे सॉफ्ट ये आपका सॉफ्ट इमेज डैमेज हुई कंट्री की। और सॉफ्ट इमेज डैमेज होने की वजह से एक और चीज है भी आपकी ग्रे लिस्ट, FATF ग्रे लिस्ट का मतलब है कि आपकी कंट्री में इतने लार्ज स्केल में नहीं हो रही लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। ग्रे लिस्ट का ये मतलब है। सॉफ्ट में दोबारा डैमेज, पहली तो रीजन ये हो गया। दूसरी हमारी क्या मसला है कि हमारी कोई फिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, कोई एक इंडस्ट्री आती है हम उससे टैक्स रेट और बताते हैं, लैंड रेट और बताते हैं, और आती है तो उसको और आते हैं डिफरेंट सब्सिडीज, डिफरेंट टैक्स रेट्स, डिफरेंट टैरिफ्स, हर चीज से डिफरेंट हर दौर में हर रजाइम में डिफरेंट आपके टैक्स रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपके लैंड रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी रेड टेपिज्म बढ़ जाती है। एक तो याद है रेड टेपिज्म क्या होती है पता? ये नहीं आवाज दबाना, ऊपर से प्रेशर, नहीं, जो भी फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं उसे रेड टेप कहा जाता है। ठीक है, तो रेड टेपिज्म आपकी है कि एक आपने कंपनी रजिस्टर करानी है ना, क्या होता है रेड टेपिज्म? बच्चे आप ये फॉर्मल प्रोसेस है ना, जो फॉर एग्जांपल मैंने जाना है, मैंने अपनी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करानी है, मैं पहले इसका नाम रजिस्टर करूंगा, फिर इसका चालान भरूंगा, फिर मैं लेके जाऊंगा डीसी ऑफिस से अप्रूवल लूंगा उस रीजन के, फिर उससे अप्रूवल, फिर उससे ऊपर वाले से अप्रूवल, कमिश्नर से अप्रूवल, फिर वो अप्रूवल मैंने जाना सीधा कैपिटल, उधर से अप्रूवल, फिर टैक्स पे करना। आपकी ये सारी रेड टेप है, डॉक्यूमेंटेशन ही डॉक्यूमेंटेशन। एक बिजनेस करना है किसी बंदे ने होते बात का ऑफिशियल प्रोसेस है ना, जो उसको रेड टेप कहा जाता है। तो रेड टेपिज्म एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, और रेड टेपिज्म को अवॉइड करने के लिए क्या देते हैं फिर वो रिश्वत। लेकिन ये है भी तो गलत, मतलब बहुत ही बहुत ज्यादा है। तो यही तो इसलिए तो कोई आता ही नहीं। लैंड रेट्स, टैक्स रेट्स, रेड टेपिज्म कोई फिक्स नहीं है हमारे, कभी ज्यादा रेगुलेशन है, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, और रेगुलेशन फिक्स भी नहीं है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस हो अच्छा है, एक्सेस हो ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है ना। आप बिजनेस इजीली नहीं करोगे। आपके पास 2 करोड़ हो ना, आपको कि चलो अमेरिका चलते हैं, 2 करोड़ लाके वो थे टूर चलने हैं और जाके टैक्सी चला ऐसे पैसे नहीं लाते। यही है ना। तो आपका यही इशू है कोई। और तीसरा कि आपकी कोई कंसिस्टेंट पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी भी नहीं है। थर्ड आपका बेसिक कॉज ये है कि आप में कोई पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है। ये मानना पड़ेगा पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसी, पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसी है ना। अब क्या होता है कि आपकी जब भी रिजाइम चेंज होता है तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल दी जाती हैं, आपके फॉरेन रिलेशंस बदल दिए जाते हैं, ट्रेड रिलेशंस बदल जाते हैं, डोमेस्टिक प्लान्स बदल जाते हैं। वो सारा इफेक्ट करता है आपकी कंट्री की इमेज को, एफडीआई को। वो एफडीआई रोक देते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? प्लान चेंज हो जाते हैं। आप आते हैं, आप अभी देखें ना, कंपेयर करें, आप आते हैं तो आप कहते हैं कि ये कंट्री नहीं थी, उसके साथ रिलेशन ही बदल ली, रिलेशन बदल ली। जो ऑलरेडी प्रोग्राम सीपैक चल रहा है रुक जाता है, प्रोजेक्ट सर सारे होल्ड कर देते हैं, सारे रुक जाते हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज की वजह से वो फिर इन्वेस्ट ही नहीं करते। एफडीआई नहीं। सिमिलरली ये जो चीज है, यही पॉइंट्स हमने सॉफ्ट इमेज वाला पॉइंट एक और जगह पे भी यूज करेंगे, टूरिज्म के कितने टूरिज्म सेक्टर हमारा इफेक्ट होता है इसी की वजह से, सॉफ्ट इमेज डैमेज होने की वजह से। यही हमारे हमारा वैसे कितना सर हम देख सकते हैं। हाँ, वो हम देखेंगे सॉल्यूशन में, वो आप क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। वो टूरिज्म सेक्टर महंगियां बढ़ जाएंगी। वे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जगह तैयार करानी थी, मैं था अकेला। आप जाते हो, आपने एक के पास गए, इतना जी, आपने 3 तो बंदे चुक लिए हैं कि एक ने ये लकड़ियां लगानी है, एक ने ये करना है, एक ने ये करना है, सामान ला के दो जी, सामान ला के दो। वो सिंपल
लकड़ी का एक सेट 4500 का आता है। लकड़ी ये जो पतली सी ये नहीं लगे हुए ऊपर ऐसी लकड़ी। अब वो आप देते हो उन्हें लाते हो, कहते हैं कि ये एस्टिमेट है, ये होगा वो होगा, तैयार वो कर जाते हैं। अब आपने एक सिर्फ सेटअप बनाने के लिए 15 जगह जाना है, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, कौन करेगा? आपकी इतनी एक्सपेंडेड चीज है, आपकी एक कंसंट्रेटेड बिजनेस नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स इस तरह का काम नहीं करते, ये चीज डिस्करेज की जाती है। ठीक है, आप फिर कहते हो नहीं दो, ठीक है छोड़ दो। तो टूरिज्म सेक्टर आपका इफेक्ट होता है, किस वजह से इफेक्ट होता है? हमने देखा कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज डैमेज हुई तो टूरिस्ट ने आना छोड़ दिया, एक तो ये। दूसरा कॉज है फ्लड्स। फ्लड्स आते हैं तो टूरिस्ट आना, सर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तो है, क्योंकि एक्सेस भी नहीं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक्सेस, अब एक्सेस इतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन आपका जो एफडीआई जो आपने ट्राई किया उसमें भी हमने सॉफ्ट इमेज को डाला, टेररिज्म और बाकी, उसके हाँ। बाद आपने नो फिक्स इकॉनमी ये गिला था हेडिंग में। नहीं वो उसी के अंदर है ना, किसके? एफडीआई नहीं मिलती उसे, फिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है तो उसे एफडीआई नहीं मिलती ना। और क्रिटिकल कंसिस्टेंसी भी वो एफडीआई में ही है। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी भी एफडीआई में ही है। हाँ उसी में ये सारे उसकी सब हेडिंग है ना, कि उसकी वजह से हमें एफडीआई नहीं आ रही। टूरिज्म सेक्टर आ गया, क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स आपने बना दिए। अगर ये ज्यादा वेटेज देनी है कॉजेस को तो ये हेडिंग्स बन जाएगी ना। ओके, फोर्थ आपका रेमिटेंसेस। अब तो रेमिटेंस एक कॉज नहीं है, उसकी वजह से रेमिटेंस एक सोर्स ऑफ डॉलर सर वही तो बल्कि एडवांटेज है, वही एक फायदा है जिसमें आपको लॉस नहीं है, गेन ही गेन। ओवरसीज। ठीक हो गया, कंफ्यूजन कोई? ये कॉजेस है सारे। अब कॉजेस को अवॉइड कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? याद है हमने श्रीलंकन क्राइसिस में सॉल्यूशंस पढ़े थे कोई? सारे वही हैं। डॉलर डिपेंडेंसी कम करें, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स करें, डोमेस्टिक पॉलिसी करें। नहीं लॉन्ग टर्म नहीं, श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान के लिए लेसन मैंने बताया था ना, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो सारे पाकिस्तान के लिए लेसन हैं।